हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेफड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जैसे कि फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। गाइज, हमारे फेफड़ों का भार कितना होता है, हमारे फेफड़ों का रंग कैसा होता है। गाइज, हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम क्या है। हमारे फेफड़ों का मुख्य क्या कार्य है। गाइज, हमारे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न साथियों आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। गाइज, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है साथियों ऑर्थोलॉजी। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी पल्मोनोलॉजी। ध्यान से सुनना साथियों, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। याद रखना, एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। ऐसे साथियों में लगभग 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपसे रेलवे में, एसएससी में, पटवार में, पुलिस में, नीट में बार बार पूछे जाते हैं साथियों, वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एक्चुअली में क्या होता है साथियों, साइंस में बहुत सारी ब्रांच होती है जिनमें हम अलग अलग चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंस की वह ब्रांच कौन सी है जिसमें साथियों हम फेफड़ों के बारे में, यानी कि हमारे लंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज, उस ब्रांच का नाम है पल्मोनोलॉजी, उस शाखा का नाम है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हम लंग्स, यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, आपकी हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो गाइज, उस शाखा को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। बोन्स, यानी कि आपकी हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके हृदय का अध्ययन, आपके हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो गाइज, उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। हार्ट, आपकी हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगर गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थि में रोगों का अध्ययन, अस्थि में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो गाइज, उस शाखा को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है, तो उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, ये हीमेटोलॉजी है साथियों ब्लड का अध्ययन, और हिपेटोलॉजी है भैया लीवर का अध्ययन। ठीक उसी तरीके से साथियों बहुत सारी शाखा है, जैसे कि आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को साथियों क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो गाइज उस शाखा को कहा जाता है डेंटोलॉजी। गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस शाखा को नेफ्रोलॉजी
न्यूरोलॉजी कहा जाता है। गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे ब्रेन यानी कि हमारे मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो उस शाखा को साथियों न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इस तरीके से साथियों बहुत सारी शाखाएं हैं जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों फेफड़ों के बारे में। सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि फेफड़ों का रंग कैसा होता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है। अब बात करते हैं कि भैया आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, उनका वजन कितना होता है। उनका वजन यानी कि भार कितना होता है। तो भैया 1.3 से लेकर के 1.5 kg यानी कि भैया 1.5 किलो के आसपास तक के होते हैं आपके फेफड़े। इतनी बात क्लियर है। याद रखना मेरे दोस्तों, आपके दो फेफड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, डायग्राम की सहायता से समझा देता हूं आपको। इसी तरीके से होते हैं। इसी तरीके से होते हैं। तो दोस्तों दोनों फेफड़ों के बीच का जो ये रिक्त स्थान होता है इसे कहा जाता है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम, बोलो भैया। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि साथियों यहां पर क्या होता है, आपका हार्ट होता है, आपका हृदय होता है कार्डियक नोच में। इतनी बात क्लियर है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है साथियों। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियक, ऑप्शन नंबर बी है मेनिंजिस, ऑप्शन नंबर सी है प्लूरा, ऑप्शन नंबर डी है भैया पेरिटोनियम। देखिए होता क्या है साथियों, आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है साथियों, उस झिल्ली का नाम आपसे पूछा जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लूरा। वैसे ही साथियों ठीक इसी प्रकार आपका जो हार्ट होता है, आपका जो हृदय होता है साथियों, उस हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या भारी आघातों से बचाने के लिए उसके चारों ओर साथियों एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम आपसे पूछा जाता है साथियों। तो हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाले साथियों जो झिल्ली होती है उसका नाम है भैया क्या, पेरिकार्डियक। पेरिकार्डियक। ठीक उसी तरीके से साथियों आपके मस्तिष्क के चारों ओर आपके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली को कहा जाता है साथियों मेनिंजिस, आपके ब्रेन के चारों ओर। ठीक उसी तरीके से साथियों आपकी जो किडनी होती है, आपकी किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किडनी के चारों ओर साथियों एक आवरण होता है, एक झिल्ली होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साथियों पेरिटोनियम, आपकी किडनी के चारों ओर। अगर और बात करें साथियों हम हमारी आंख की बात करें तो हमारी जो आंख होती है, इस आंख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आंख के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसे कहा जाता है कॉर्निया। आपने नाम सुन रखा होगा। तो ये सभी झिल्लियां हैं साथियों जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। अगर आपसे फेफड़ों के बारे में पूछा जाए कि फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली का आवरण होता है वो है साथियों प्लूरा, ठीक है बेटा। और हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली होती है वो होती है पेरिकार्डियक, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो झिल्ली है वो है मेनिंजिस, किडनी के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है आपकी किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो है पेरिटोनियम। आंख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आंख के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है साथियों वो होती है कॉर्निया। इतनी बात क्लियर है। ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो नीट में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। ऐसे मत सोचिए कि भैया ये तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो हमें आते हैं। याद रखना आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक छोटी सी गलती भी साथियों, एक छोटी सी गलती भी आपके एक नंबर को खो सकती है। एग्जामिनर जो होता है साथियों इन्हीं छोटे क्वेश्चनों को लैंग्वेज बदलकर या फिर क्वेश्चन में कुछ न कुछ चेंज करके आपसे पूछता है और आप उसको गलती कर देते हो। तो उसी गलती को सुधार करने के लिए साथियों मैं आया हूं। हमारे साथ जुड़िए, विश्वास करिए, एक बार आपको जीत दिलाकर ही रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है वायु कुपिका, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियक, ऑप्शन नंबर डी है साथियों न्यूरॉन। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी वायु कुपिका, एल्वियोली या एल्विलाई। देखिए हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों वो होती है कोशिका। ठीक उसी तरीके से आपके फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों वो होती है एल्वियोली यानी कि वायु कुपिका। हमारे फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है साथियों वो आपकी वायु कुपिका ही करती है। जैसे ही साथियों हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो भैया कौन करती है? सेल। आपको पता है साथियों कोशिकाओं में ही ग्लूकोज टूटता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी यानी कि ऊर्जा बनाई जाती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है साथियों वो भैया एटीपी के रूप में बनती है और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर में ऊर्जा मुख्य अति आवश्यक होती है क्योंकि कार्य करने के लिए साथियों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा कहाँ पे बन रही है साथियों? हमारी कोशिकाओं में। तो साथियों हमारे शरीर का जो मुख्य पार्ट है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मुख्य भाग है वो कोशिका है। हमारा पूरा शरीर ही साथियों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जब साथियों सजीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है, फिर कोशिका में डिवाइड होती जाती है, कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है। उसके तहत साथियों एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरीके से कोशिका विभाजन होता जाता है साथियों और हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता चला जाता है। ठीक उसी तरीके से साथियों फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई है भैया वो है वायु कुपिका एल्विलाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि एल्विलाई क्या करती है तो एल्विलाई में ही होता है साथियों गैसों का आदान प्रदान। जो आपके फेफड़ों का मुख्य कार्य है ब्लड प्यूरिफिकेशन का, ब्लड का शुद्धिकरण करना गैसों की अवस्था में, वो कार्य साथियों वायु कुपिका में ही होता है। अगले क्वेश्चन में हम आपको समझाने वाले हैं। इतनी बात क्लियर? ओके। अगर आपसे साथियों किडनी के बारे में पूछा जाए कि भैया किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो भैया आपका नेफ्रॉन है। अगर आपसे हार्ट के बारे में पूछा जाए कि आपके हृदय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो कार्डियक है। अगर आपसे आपके ब्रेन के बारे में पूछा जाए साथियों कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो न्यूरॉन है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज मैंने क्वेश्चन पूछा है कि फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है साथियों तो भैया वायु कुपिका है, एल्विलाई है या एल्वियोली है। बोलो भैया इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? आ गई है दोस्तों तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज्यादा। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है ये आपसे पूछा है। गाइज आपके ऑप्शंस है ब्लड को पंप करना, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड फिल्ट्रेशन और ऑप्शन नंबर डी है साथियों वसा को स्टोर करना। तो सबसे पहले साथियों में जो ये 4 ऑप्शन है इनके बारे में आपको बताता हूं एक एक करके, फिर आपको समझाऊंगा साथियों कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। देखिए फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण गैसों की अवस्था में, गैसों की अवस्था में। ठीक है। आपके ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है साथियों तो आपका हार्ट करता है। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, लगभग 20 से 22 क्लासों में पढ़ाया है साथियों सर्कुलेटरी सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। ब्लड फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपकी जो किडनी होती है साथियों वो भैया ब्लड को छानने का कार्य करती है। ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ब्लड को छानना, ब्लड को छानना। ठीक है। और वसा को स्टोर करने का कार्य करते हैं साथियों एडिपोज टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो एडिपोज टिश्यू होता है साथियों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे में तो ये मान लीजिए कि हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में वसा को स्टोर करने का कार्य कौन करता है, तो भैया एडिपोज टिश्यू करते हैं। ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय। ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य कौन करता है, आपका लंग्स, आपके फेफड़े करते हैं साथियों। गैसों की अवस्था में रक्त का शुद्धिकरण इसका मतलब होता है। ब्लड को फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, तो आपकी किडनी करती है, यानी कि ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है, तो आपकी किडनी करती है। देखिए मेरी बात सुनना, आपका जो ब्लड होता है साथियों वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है साथियों इम्प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त और भैया अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, देखिए अब बात आती है कि शुद्ध रक्त क्या होता है, तो ऐसा रक्त साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। मैंने कहा कि शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। और साथियों अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं साथियों, तो आपका जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं साथियों, वो भैया अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं, शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। और यही साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन कहलाता है, रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है गैसों की अवस्था में। साथियों जो एल्वियोली होती है वो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है, अंगूर के दाने के समान, और इसी में ही साथियों आपका ब्लड भरा हुआ रहता है। और इसी में ही साथियों डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, विसरण विधि के द्वारा साथियों गैसों का आदान प्रदान होता है। साथियों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है साथियों, जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जाके पढ़ो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ो, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई है। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों, आप जाओ श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में देखोगे आप तो आपको श्वसन तंत्र वाली पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है भैया? तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों कि ब्लड प्यूरिफिकेशन क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त में बदलना ही साथियों हमारे लंग्स का मुख्य कार्य होता है। और ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदला जाता है साथियों, वो हमारे फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वायु कूपिका, इस वायु कूपिका में साथियों डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है, विसरण एक विधि होती है जिसमें उच्च दाब वाला अणु और हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। अगर मैं समझाने बैठूंगा साथियों तो लगभग 15 मिनट के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जाओ आप चैप्टर पढ़ लीजिए साथियों पूरा का पूरा ही, वहां से आपको प्रत्येक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, वो सभी क्वेश्चन मैंने करवाए, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। तो ये सारी बातें हैं साथियों, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इतनी बात क्लियर है भैया? और बात करें ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य कैसे होता है, देखिए आपके ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है साथियों, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्लूकोज होता है, विटामिन होती है, एमिनो एसिड होती है। लेकिन भैया कुछ मात्रा में हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन। तो भैया ये जो हानिकारक पदार्थ है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर में रहेंगे साथियों तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भैया अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन इनको बाहर निकालने के लिए साथियों आपके ब्लड को छाना जाता है। और ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है साथियों? आपकी किडनी करती है। तो अगर आप उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर भी पढ़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिस मत करना। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में पूछा गया है। किस में पूछा गया है भैया? नीट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो जानकारी देने वाला हूं साथियों वो रेलवे में भी पूछी गई है। देखिए स्तनधारियों का श्वसनीय वर्णक क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोसाइनिन वर्णक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। अब मतलब समझते हैं साथियों श्वसनीय वर्णक क्या होता है।
आप सभी को पता है साथियों, वर्णक क्या होते हैं, पिगमेंट क्या होते हैं, किसी न किसी चीज को रंग देने का कार्य करते हैं पिगमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है श्वसनीय वर्णक। देखिए, रेस्पिरेशन के थ्रू आपके शरीर में आई हुई जो एयर होती है, जो हवा होती है, उस हवा को साथियों आपके शरीर में ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है साथियों हीमोग्लोबिन, और वही होता है भैया श्वसनीय वर्णक। मैंने क्या कहा, एक बार और सुनिए। मैंने ये कहा कि रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में आई हुई हवा को ट्रांसफर करने का कार्य जो वर्णक करता है साथियों, वो होता है श्वसनीय वर्णक। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, आपको पता है हमारी बॉडी में साथियों जो हवा आती है वो क्या आती है, ऑक्सीजन आता है। हमारे फेफड़ों तक तो सारी गैसें आती है, लेकिन बाद में साथियों ऑक्सीजन रह जाता है, बाकी चीजें वापस निकल जाती है। इस ऑक्सीजन को साथियों हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, आपको पता है हमारे अंगों तक, हमारे ऑर्गन्स तक, हमारी सेल तक, हमारे टिश्यूओं तक साथियों 100% परिवहन कराने का कार्य करता है। ये मैंने आपको बताया था। और साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को करता है ये 75% परिवहन, और ये हमारे अंगों से, कोशिकाओं से और उत्तकों से साथियों वापस हमारे फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आने का कार्य करता है। ये मैं आपको बता चुका। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो यही पूछा गया है, हीमोग्लोबिन ही है भैया। हमें जितने भी स्तनधारी है साथियों, उन सभी स्तनधारियों का श्वसनीय वर्णक है वो है साथियों हीमोग्लोबिन। ठीक उसी तरीके से साथियों हीमोसाइनिन जो वर्णक है भैया, वो भैया ऑर्थोपोडा संघ का नाम आपने सुना होगा। ऑर्थोपोडा संघ, वह मोलस्क का संघ, वह मोलस्क का संघ। साथियों जो ऑर्थोपोडा संघ है ये भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एएलपी में पूछा गया था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है साथियों, तो ऑर्थोपोडा है। और ये जो मोलस्क का संघ है साथियों, ये भैया जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके एग्जाम्पल साथियों आपसे रेलवे में पूछे गए हैं, ऑक्टोपस, सीप, घोंगा। भैया नोट कर लेना, कसम से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बोर्ड पे करवाए हैं ना साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो भैया ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्क संघ के प्राणियों का जो श्वसनीय वर्णक है साथियों, वो आता है हीमोसाइनिन वर्णक। ये ऐसे क्वेश्चन साथियों आपको किस्मत से देखने को मिलते हैं, बहुत कम लोग करवाते हैं साथियों ऐसे क्वेश्चन। पेड कोर्स में दी जाती है साथियों ऐसी चीजें। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी भैया आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ते हो। जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।